हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेई। अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक के आईआईटी जेई एडवांस की प्रॉब्लम्स कर रहे थे, उन्हीं को ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है जेई एडवांस 2005 का, जिसमें हमें दिया गया है फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू -पाई टू पाई satisfying cos of alpha minus beta equals to 1 and cos of alpha plus beta equals to 1 upon e। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें इसके अंदर अल्फा बीटा के ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं, मतलब अल्फा की वैल्यू निकालनी है और बीटा की वैल्यू निकालनी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए, और फिर उनसे बनने वाले हमें ऑर्डर्ड पेयर्स बताने हैं। इसके लिए सबसे अच्छा इन्होंने ये कर रखा है कि हमें अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है, और उन दोनों के लिए ही रिलेटिवली हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं। उन्हीं दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हमें वैल्यू को निकालना है। यहाँ से पहले एक बात आपको क्लियर रहनी चाहिए कि अल्फा भी इंडिविजुअली -पाई टू पाई बिलोंग कर रहा है एंड बीटा भी आपका इंडिविजुअली -पाई टू पाई बिलोंग कर रहा है। ये बात अगर आपको क्लियर रहती है तो क्वेश्चन को थोड़ा ईजिली सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, हमने पहले वाली अपनी टर्म को उठा लिया, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। तो हम देख रहे हैं कॉस की कौन सी वैल्यू 1 पर आती है। कॉस की 0 एंगल की वैल्यू 1 वैल्यू देती है हमें। अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक कॉस का ग्राफ भी बना सकते हैं। तो हमने एक ये ग्राफ बनाया -पाई से पाई के हिसाब से, और ऐसा ही ग्राफ हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी बना दिया। ये वैल्यू हमारे पास पाई है, -पाई, ये पाई हो गया हमारे पास, ये पाई/2 है, दिस इज़ ओरिजिन पॉइंट 0 एंड दिस इज़ -पाई/2। अब देखते हैं हम यहाँ पर जब हम कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 बोल रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है इसकी वैल्यू या तो cos 0 रही होगी या cos 2 पाई रही होगी या cos ऑफ -2 पाई रही होगी। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, हमें यहाँ पर -पाई से पाई के बीच में अगर वैल्यू एज्यूम करनी होगी, लेनी होगी, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? 0 वैल्यू, क्योंकि 2 पाई तक तो हमें दे ही नहीं रखा है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास अल्फा इक्वल्स टू बीटा। ये लेट से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अगर हम सेकंड के लिए बात करते हैं एक्सप्रेशन के लिए, ये है हमारे पास कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन ई। अगर हम ध्यान से देखें, ये जो 1 अपॉन ई है हमारे पास, ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सपोनेंट को। तो इस 1 अपॉन ई की जो वैल्यू है लेस देन 1 ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो कॉस की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में वेरी कर रही है। ऑब्वियसली ये दिखाई दे रहा है जो 1/e है 0 से तो बड़ा ही है, लेकिन ये 1 से छोटा है। अगर हम इतनी बात समझ पाते हैं तो हमारा क्वेश्चन और स्पीडीली हो जाएगा। हमें पता लग चुका है फर्स्ट इक्वेशन से कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा। उस कंडीशन को अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है? कॉस ऑफ आइदर 2 अल्फा और 2 बीटा, कुछ भी लेकर आप चल सकते हैं। मैं अभी अल्फा लेकर चल रहा हूं, तो ये कितने की इक्वल आ रही है? 1/e। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, ऐसे क्वेश्चन भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको करवा चुका हूँ। अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर अल्फा नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? 2 अल्फा आ रहा है। तो जो अभी स्टार्टिंग में हमें कंडीशन बता रखी थी क्वेश्चन में, अल्फा बिलोंगिंग टू -पाई टू पाई, तो ऑब्वियसली जब हम बात करेंगे 2 अल्फा की, तो हम पूरे के पूरे इस रेंज के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 पाई से 2 पाई। तो जो ग्राफ अभी तक हम -पाई से पाई तक का बना रहे थे अल्फा के लिए, वही ग्राफ 2 अल्फा के लिए कहां से कहां तक बन जाएगा? -2 पाई से 2 पाई तक। तो हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा ग्राफ, ये हो जाएगा हमारे पास 3π/2 माइनस का, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास -2 पाई। इसी तरीके से इसको भी ड्रॉ कर दिया। ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 3π/2 और ये पॉइंट हो जाएगा 2 पाई। अब बस समझने की बात है, लॉजिकल सेंस लगाना है। हम देख रहे हैं दिस इज़ 1/e, ये 0 से तो बड़ा है, लेकिन 1 से ये हमारे पास छोटा है। अगर हम ध्यान से देखें, अपने 0 से लेकर π/2 वाले
इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हमारे पास 0 से लेकर 1 तक की सारी वैल्यूज आ रही हैं। π/2 पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 0, और 0 डिग्री पर हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 1। हम देख रहे हैं कि 1/e वाली जो वैल्यू है वो इस कर्व के ऊपर ही कहीं ना कहीं पर लोकेट होगी। तो अगर 1 हमारे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट 0 पर आ रहा है तो 1/e लेट से हम यहाँ कहीं पर अगर कंसीडर कर लेते हैं, ये पॉइंट 1 हो गया हमारे पास, तो यहाँ कहीं पर हमारे पास 1/e के थ्रू एंगल 2α आएगा। यहाँ से हम 2α को कैलकुलेट कर सकते हैं और ये हमारे पास कोई एंगल आ सकता है। इसी के कॉरस्पॉन्डिंगली क्योंकि हम कहाँ तक जा रहे हैं 2π तक जा रहे हैं, तो इसको अगर हम आगे तक बढ़ाएंगे तो ये कर्व को कहीं ना कहीं एक और जगह पर इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ से भी हमें एक और वैल्यू अल्फा की मिल जाएगी। इसी तरीके से जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो एक वैल्यू हमें अल्फा की यहाँ से भी मिलेगी और एक वैल्यू हमें अल्फा की यहाँ से भी मिलेगी। तो एक्चुअल में हमें अल्फा की टोटल कितनी वैल्यूज़ मिल रही हैं 4 वैल्यूज़। अगर हम ध्यान देंगे अल्फा इक्वल टू बीटा आ चुका है। अल्फा की 4 डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए बीटा की भी 4 डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी और इनसे बनने वाले जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिनके अंदर हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगाना है, वो भी कितने बन जाएंगे हमारे पास 4 पेयर्स। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा जेईई एडवांस 2004 का। इसमें बोल रखा है गिवन बोथ एंगल्स थीटा एंड फाई आर एक्यूट एंगल्स, मतलब थीटा एंड फाई इन्होंने पहले ही बता दिया है कि ये क्या है हमारे एक्यूट एंगल है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2 है। एंड साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ दे रखा है एंड कॉस फाई इक्वल्स टू 1/3 दे रखा है। और यहाँ से हमसे पूछ रखा है थीटा प्लस फाई की जो रेंज है बेसिकली वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर इन्होंने एक चालाकी करी है, वो क्या कि साइन थीटा हमें समझ में आ रहा है 1/2 है और साइन थीटा इक्वल टू 1/2, ये साइन π/6 मतलब 30 डिग्री की इन्होंने वैल्यू बता रखी है। लेकिन जो कॉस फाई इक्वल टू 1/3 दे रखा है इसका हमें पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो कॉस फाई इक्वल टू 1/3 है इसका कंपैरिजन करेंगे। कैसे करते हैं हम देखते हैं। हमने सबसे पहले जो गिवन वैल्यू साइन थीटा की दे रखी है उसको लिख लिया। साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1/2 और इसको आप क्या बोल सकते हो साइन π/6 30 डिग्री। तो यहाँ से कंपैरिजन करने पर हमारे पास थीटा इक्वल टू π/6 आ गया। इसको हमने एक साइड में रख लिया। अब जब हम इस cos फाई इक्वल टू 1/3 की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं जो 1/3 है ये एक्चुअल में 1/2 से तो छोटा ही है। जहां हमें ये समझ में आ गया कि इसका कंपैरिजन अगर हम 1/2 से करते हैं, अच्छा कुछ बच्चों का ये भी डाउट होगा कि आखिर हम 1/2 से ही क्यों कर रहे हैं, 1 से क्यों नहीं कर रहे, 0 से क्यों नहीं कर रहे, इनफाइनाइट नंबर्स हैं उनसे क्यों नहीं कर रहे। इसको समझने के लिए आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो क्वांटिटी गिवन है उसी के कंपैरेटिवली हम चीज़ों को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। इससे एक तो क्वेश्चन का हमें ये पता लग रहा है कि वो इजीली सॉल्व हो पाएगा और ये भी पता लग रहा है कि क्वेश्चन हमें अपने आप से ही एक हिंट भी दे रहा है कि किसके कंपैरेटिवली क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। आपने cos फाई इक्वल टू 1/3 लिखा, समझ में आ रहा है हम इसका कंपैरिजन 1 से भी कर सकते हैं, लेकिन 1 और 1/2 में जो इतने सारे नंबर्स का जो गैप हो जाएगा वो कौन कॉम्प्रीहेंड करेगा। तो इसीलिए जो गिवन नंबर है हमारे पास 1/2 हमने उसी से उसका कंपैरिजन कर लिया। हमें समझ में आ रहा है कि जो 1/3 है 0 से तो बड़ा है बट लेस देन 1/2 है। अगर इसी कंपैरिजन को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तो हमारे पास फाई के लिए जो एक स्ट्रक्चर तैयार करने वाली जो वैल्यू है वो आ जाएगी। हमने इस 1/3 को रिप्लेस कर दिया किससे, cos फाई से। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos फाई ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1/2। अब क्योंकि हमें पता है कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा का जो कर्व रहता है वो इंक्रीजिंग इन नेचर रहता है 0 टू π/2 में, लेकिन जो cos थीटा का कर्व रहता है 0 टू π/2 में दैट इज डिक्रीजिंग इन नेचर, और वो π/2 से पाई तक भी डिक्रीजिंग इन नेचर रहता है। तो अगर हम इनइक्वालिटी के साइन को देखेंगे
और यहाँ से फाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमें ऑब्वियसली इस कॉस को कॉस इनवर्स की फॉर्म में 0 एंड 1/2 पर लगाना पड़ेगा। लेकिन उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन के अंदर हमारे पास जो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि कॉस क्या है, डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है। कहाँ से कहाँ तक? 0 to पाई तक के लिए। तो यहाँ पर ये हमारे लिए हो जाएगा फाई इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स 1/2 एंड लेस देन कॉस इनवर्स 0। बस इसको अब हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेंगे। फाई ग्रेटर देन हो जाएगा, इसको हमने पहले लिख लिया, और कॉस इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा? ये हमारे पास π/3 60 डिग्री के लिए। एंड कॉस 0 हम कौन सी वैल्यू को ले सकते हैं? π/2, क्योंकि एक्यूट एंगल्स हमें पहले ही बता रखे हैं। जैसे ही हमारे पास ये फाई की रेंज आ जाएगी, बिल्कुल उसी मोमेंट पे हम इसमें किसको ऐड कर सकते हैं? थीटा को, क्योंकि थीटा तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, दैट इज π/6। तो हमने फाई के अंदर जब थीटा को ऐड कर लिया, क्योंकि वो क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमें पूरी की पूरी इनइक्वालिटी को बैलेंस आउट करने के लिए π/6 को यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम देख पा रहे हैं थीटा प्लस फाई कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है? π/2 से 2π/3 तक। और यही हमारा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा जेईई एडवांस 1998 का। इसमें पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रैशनल। रैशनल की बेसिक डेफिनेशन हमें पता होती है क्या? कि किसी भी नंबर को जिसको p/q की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज रैशनल नंबर। देखा जाए वैसे तो ऑलमोस्ट सारे ही नंबर हमें रैशनल दिखाई देते हैं, लेकिन कौन कौन से नंबर रैशनल नहीं मानते हम? जैसे कि √a, या बोल दो √2, √5, √3। एक तो ये इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा पाई, इस पाई को भी हम इरेशनल मानते हैं। लेकिन कुछ बच्चों का एक कॉमन मिसकंसेप्शन होता है क्या? कि हम पाई को लिख देते हैं इक्वलेंट टू 22/7। तो हम क्या लिखते हैं? पाई इज इक्वलेंट टू 22/7 फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस। अदरवाइज पाई इज नेवर इक्वल्स टू 22/7। हम इक्वल वर्ड यूज नहीं करते, इक्वलेंट करते हैं कि ये इसके जैसा सा दिख रहा है, ये इसके जैसा नहीं है एग्जैक्टली। तो पाई हमारा इरेशनल नंबर है, बट 22/7 हमारा रैशनल नंबर है। तो हमें बेसिक डेफिनेशन अगर पता है कि p/q की फॉर्म में जिस भी नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है और उसमें कोई भी इरेशनल नंबर नहीं होगा, तब उस केस में हम उसे क्या बुला सकते हैं? रैशनल नंबर। तो अगर हम sin 15 की बात करें, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा ही दे दिया इन्होंने। sin 15 की बात करते हैं तो हमें sin 15 को कैलकुलेट करने का तरीका पता है, sin 45 माइनस 30 डिग्री। अब हमें पता है कि जब हम sin a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो कितना हो जाएगा? sin a cos b माइनस cos a sin b। तो ऑब्वियसली जब sin 45 लिखेंगे तो हमारे पास कौन सी टर्म आने वाली है? 1/√2। जैसे ही √2 आ जाएगी तो हमारी ये टर्म अपने आप क्या हो जाएगी? इरेशनल। और जब हम इसके एक्सपेंशन में जाएंगे, दिखा देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास sin 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30। तो ध्यान से देखो, ये जो cos 45 है, यहाँ से भी हमें क्या मिल रहा है? 1/√2। और यहाँ पर ये जो cos 30 है, इससे भी हमें क्या मिल रहा है? √3/2। और इससे भी हमें क्या मिल रहा है? 1/√2। इसका तो हमें पता ही है कि sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। केवल एक बेचारी ये हमारे पास रैशनल वैल्यू है, लेकिन बाकी ये जो हमारे पास इरेशनल वैल्यू है, इसकी वजह से हमारा पूरा एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा? इरेशनल। तो एटलीस्ट ये तो हमारे पास रैशनल वैल्यू नहीं देगा। cos 15 की बात करते हैं तो cos 15 को भी आप cos 45 माइनस 30 डिग्री की तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको जब आप ओपन करोगे तो देखो आपके पास कितना आ रहा है? cos 45 cos 30, और क्योंकि माइनस साइन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस sin 45 sin 30। ध्यान से देखो, यहाँ पर sin 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√2। और cos 30 की वैल्यू तो हम देख ही रहे हैं, √3/2।
और cos 45 ये हमारे पास आ जाएगा अगेन 1/√2। तो इतने सारे हमारे पास इरेशनल टर्म हैं जो कि आपस में कैंसिल आउट भी नहीं हो रहे, ना ऊपर हो रहे ना नीचे हो रहे, तो cos 15 भी हमारा रैशनल नहीं होगा। देखते हैं इस sin 15 cos 15 को। अभी हमने देखा sin 15 भी इरेशनल आ रहा था, cos 15 भी इरेशनल आ रहा था, तो हमें शायद ये लगे कि sin 15 cos 15 ये भी इरेशनल होगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर हमें अपने डबल एंगल फॉर्मूला बहुत बाय हार्ट लर्न होंगे तो ये क्वेश्चन देखिए किस तरीके से हमारे इस ऑप्शन को करेक्ट करवाता है। हमने इस पर्टिकुलर को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके लिखा, तो ये हो जाएगा 2 sin 15 cos 15। ऐसा हमने क्यों करा? क्योंकि डबल एंगल फॉर्मूला में हमें sin 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, दैट इज 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन आपके पास कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ ये हाफ जो है वाला 2 ये यहाँ पे बचा रहेगा, और ये हो जाएगा हमारे पास sin 30 डिग्री। और sin 30 तो आपके पास 1/2 होता है, और 2 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो कितना आ गया ये हमारे पास 1/4। तो ऑब्वियसली हमारा एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा? रैशनल। और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिंगल चॉइस वाले थे। लेकिन चलिए एक बार इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें sin 15 तो है ही हमारे पास ऑलरेडी, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? cos 75, जिसको कि हम 90 के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करके क्या बना सकते हैं? sin 15। तो ये भी sin 15 हो जाएगा। अब हो सकता है किसी के माइंड में आ जाए कि यार ये तो sin 15 का होल स्क्वायर हो गया है, तो शायद अब ये हमारी इरेशनल वैल्यूज़ को रैशनल वैल्यू बना दे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर हम एक्सप्रेशन से देखेंगे, यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है, थोड़ा एलसीएम वगैरह अगर हम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है? √3 -1 2√2 होल स्क्वायर। जब आप इसके स्क्वायर को जब ओपन करोगे तो ऑब्वियसली ऊपर एक टर्म इरेशनल आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि a - b का होल स्क्वायर हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 + 1 -2√3 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा आपके पास? 8। तो आप देख रहे हो यहाँ पर अभी भी एक इरेशनल टर्म बची हुई है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला, sin 15 cos 15, जिसके अंदर हमने अपना ट्रिगो का बेसिक डबल एंगल फॉर्मूला लगाया और ये हमारा रैशनल टर्म में कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये है जेईई एडवांस 1988 का क्वेश्चन। इसमें बहुत सिंपल से पूछ रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री। और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार हैं इनके 4 ऑप्शंस। तो हम करना स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। ये हमारे पास है √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री। अब वैसे तो देखिए हमें ना cosec 20 डिग्री की वैल्यू पता, ना हमें sec 20 डिग्री की वैल्यू पता। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? हमें ये पता होना चाहिए, और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बता रखा है कि जब भी कभी कोई क्वेश्चन के अंदर या तो बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ जाएं या ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ जाएं जिनकी वैल्यूज़ हमें नहीं पता है, तो हम उन्हें बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के अंदर कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन से होते हैं? हमें पता है टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे पास 6 होते हैं, 6 होते हैं, साइन cos tan cot sec cosec। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम केवल साइन कॉस एंड tan को बुलाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा हम इसलिए बुलाते हैं क्योंकि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कॉस साइन एंड tan के अंदर हमें बहुत सारे एक तो फॉर्मूलाज पता हैं, और दूसरा उसके अंदर कन्वर्जन से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व भी कर पाते हैं और हमें समझ में भी बहुत इजीली आता है। तो हम क्या करते हैं, पूरे एक्सप्रेशन को साइन और कॉस या बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 × 1 अपॉन साइन 20 डिग्री माइनस 1 अपॉन कॉस 20 डिग्री। अब इसे देख के थोड़ी सी फैमिलियरिटी हमें दिखाई दे रही है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, और अपॉन में हमारे पास कितना आ रहा है, साइन 20 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री। अब क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर साइन 20 की भी वैल्यू हमें नहीं पता है और ना ही कॉस 20 की वैल्यू हमें पता है, लेकिन यहाँ वाली ये वैल्यूज़ हम कंबाइन करके 2 sin थीटा कॉस थीटा को sin 2 थीटा मतलब sin 40 की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो हमें एक रिक्वायर्ड 2 चाहिए उसके लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है ट्वाइस टाइम ऑफ
√3 cos ऑफ 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री होल अपॉन, ये हमारे पास कितना आ रहा है, साइन 40 डिग्री। ऐसा हम इसलिए भी समझ पा रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं ऑप्शन के अंदर हमें डिनोमिनेटर में साइन 40 डिग्री दे रखा है, इसलिए भी हमने साइन 40 डिग्री को बनाया है, क्रिएट किया है। हम देख रहे हैं कि हमारे ऊपर वाले न्यूमरेटर का जो एक्सप्रेशन है वो अभी भी एज इट इज बना हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम कॉस के कोफिशिएंट से और साइन के जो कोफिशिएंट है इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन के अंडर रूट से अगर हम डिवाइड कर दें दोनों ही जगह पर, तो हमारा एक्सप्रेशन बन पाएगा। अब ये एक्सप्रेशन हम बना कैसे रहे, हम बोल कैसे रहे हैं, अगर हमें पता हो कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा होता है हमारे पास, तो अगर हम इसके जो कोफिशिएंट्स हैं इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन के अंडर रूट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम शायद एक यूज़फुल रिजल्ट बना पाएंगे। तो हम देखेंगे, हमने देखा cos 20 का कोफिशिएंट है √3, cos ये sin 20 का कोफिशिएंट है 1, इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा 4 और अंडर रूट कितना हो जाएगा, अभी के लिए हम पॉजिटिव वैल्यू लेके चल रहे हैं, वो हो जाएगा हमारे पास 2। उस 2 से हमने मल्टीप्लाई करा और डिवाइड किया एक्सप्रेशन को, तो हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, हमने 2 से तो डिवाइड कर दिया और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्सप्रेशन हो रहा है हमारे पास 4 इंटू, और इस √3 को हम चाहे तो कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं और चाहे तो हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे तो देखा जाए ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट साइन थीटा होता है, क्योंकि साइन के अंदर जो वेरिएशन है एज कंपेयर टू कॉस थीटा कम होते हैं, इसी वजह से उससे वैल्यू इजीली कैलकुलेट होके आती है। बाकी अगर आपकी इच्छा है तो आप इसे कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि साइन कॉस के कंपैरेटिवली थोड़ा सा लीनियंट होता है, ईजी होता है, ईजी टू कन्वर्टेबल होता है। तो हमने √3 को साइन में कन्वर्ट किया, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन 60 डिग्री। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस इस 1/2 को अब हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये एक्सप्रेशन साइन a माइनस बी के फॉर्मूले जैसा दिखाई दे रहा है। तो अगर हम 1/2 को रखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे लिए कॉस 60 डिग्री की तरफ वर्कआउट करेगा और ये हो जाएगा हमारे पास साइन 20 डिग्री, और इसके होल अपॉन में हमारे पास कितना आ रहा है, साइन 40 डिग्री। बस इसे हमने थोड़ा सा फर्दर सॉल्व किया, ये हमारे पास हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, देखो ये साइन a माइनस बी का जब फॉर्मूला बन रहा है तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और अपॉन में हमारे पास कितना है, साइन 40 डिग्री। ये आपके पास आ जाएगा 4 क्यों, क्योंकि साइन 40 डिग्री है, अपॉन में साइन 40 डिग्री, आपस में कैंसिल आउट हो गया, और कितना इजीली हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 4। हम आगे भी ऐसे ही जेईई एडवांस के ट्रिगो और उसके अलावा भी जो टॉपिक रहेंगे उनके क्वेश्चंस को देखेंगे, करते रहेंगे। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।